ससुराल की परंपरा। मुंबई के आलीशान विला जिसका नाम कावेरी मेंशन था, उसके ड्राइंग रूम में गोपाल अपने पुराने दोस्तों मिस्टर सिंघानिया और मिस्टर जायसवाल के साथ बैठा था। सामने टेबल पर फ्रूट जूस और स्नैक्स रखे थे। वो बैठे आपस में हंसी मजाक करते हुए बात कर रहे थे। देखो जायसवाल, मेरे तो दोनों बेटे सेटल हो गए। अब तो मैं विदेश ट्रिप करने की सोच रहा हूँ। अरे किसे पागल बना रहे हो गोपाल, सीधे सीधे बोलो ना कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अमेरिका जा रहे हो। ये सुनकर उन तीनों को हंसी आ गई। तभी विनय और राहुल एक साथ वहां पहुंचे। अरे वाह बेटा, दोनों भाई एक साथ, क्या बात है। और बेटा विनय, कैसा चल रहा है बिजनेस? एकदम बढ़िया अंकल। अब कल ही एक बड़ी 500 करोड़ की डील साइन की है। पापा, मुझे एक जरूरी फाइल में आपके साइन चाहिए और आज शाम को क्लाइंट के साथ मीटिंग भी है। ठीक है बेटा, वो फाइल विनय को दे दो, मीटिंग तुम ही अटेंड कर लो, मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है पापा। तो गोपाल, अब छोटे बेटे की भी शादी का टाइम आ गया है, कब कर रहे हो उसकी शादी? मिस्टर जायसवाल की बात सुनकर राहुल थोड़ा झिझक गया। तभी मिस्टर सिंघानिया बोले, आप कोई खानदानी लड़की देखो ना इस राहुल बाबू के लिए। क्यों नहीं, मेरी तो हमेशा से यही चाहत रही है कि मेरे घर में कोई अच्छे खानदान की बहू आए। क्यों नहीं, आखिर हम लोगों का स्टैंडर्ड है, शहर में इतना नाम है, तो कोई भी खानदानी लड़की राहुल को देखते ही पसंद कर लेगी। पापा, मैंने लड़की देख रखी है। क्या? राहुल की बात सुनकर सब एक पल को शांत होकर उसे देखने लगे। अरे वाह, लव मैरिज का चक्कर चल रहा है। बहुत बढ़िया राहुल बाबू, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। कौन है वो लड़की, किस खानदान की है और उसका स्टैंडर्ड तो हमसे मैच करता है ना? पापा, उसका नाम प्रीति है, छोटे से परिवार की है, कोई खास नहीं है, पर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसी से शादी करूंगा। तो पागल हो गया क्या? मेरे घर की बहू कोई सड़क छाप लड़की नहीं हो सकती। गोपाल यार, तेरे बेटे ने तो तुझे ही सरप्राइज दे दिया। तेरी इज्जत का तो कबाड़ा करवा देगा ये लड़का। दोनों दोस्त हंसकर खड़े होकर कहते हैं, अच्छा चलते हैं हम लोग, तू अपना फैमिली ड्रामा देख भाई। और हो सके तो इस लड़के को थोड़ी अक्ल दे दे गोपाल। दोनों बाहर निकल जाते हैं। गोपाल का चेहरा अपने दोस्तों के सामने हुई अपनी बेइज्जती से गुस्से में लाल हो गया था और उसके चेहरे पर गुस्से और बेइज्जती की लकीरें खींच चुकी थी। वो गुस्से में बोला, तेरी वजह से आज मेरी बेइज्जती होगी। शर्म नहीं आई तुझे ये सब बोलते हुए? पापा, वो बहुत अच्छी लड़की है सच में। चुप कर, अगर तू अपनी मर्जी की करेगा तो फिर जा, मैं अभी तुझे अपना बेटा नहीं मानता। पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आज के बाद तू इस घर के किसी फैसले में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन पापा, आप बिना जाने ही प्रीति को गलत समझ रहे हैं। अगर तू उस लड़की से शादी करेगा तो मेरी प्रॉपर्टी में से 1 रुपया नहीं मिलेगा तुझे। लेकिन पापा, मैं अच्छे से जानता हूं ऐसे सड़क छाप लड़कियों को। उन्हें बस बड़े घराने के लड़कों को फंसाकर पैसा लूटना आता है, भीख मंगी कहीं की। पापा, आप प्रीति को ऐसा नहीं बोल सकते। वही इस घर की बहू बनेगी। कभी नहीं। अब तुझे जैसे जीना है वैसे जी, लेकिन घर के किसी सदस्य से कोई मतलब मत रखना। गोपाल गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला जाता है। अपने पापा की बात सुनकर राहुल के चेहरे पर दुख और उलझन साफ झलक रही थी। वो कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से ऊपर की तरफ कमरे में बढ़ गया। उस रात वो कमरे में लेटा सोचने लगा, मुझे जल्दी ही प्रीति से शादी करनी होगी, वरना अगर विनय भैया को इस बारे में पता चल गया तो वो प्रीति के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। नहीं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। कुछ दिनों बाद राहुल और प्रीति ने कोर्ट मैरिज कर ली। प्रीति अब कावेरी मैंशन की नई बहू बन चुकी थी। वो दिखने में तो साधारण थी, लेकिन बहुत समझदार और संस्कारी लड़की थी। घर में कदम रखते ही वो सबसे पहले कावेरी के पांव छूती है, लेकिन तभी, मुझे छूने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, कोई भी इससे बात नहीं करेगा। जो करेगा उसे घर से बाहर जाना पड़ेगा। लगता है पापा बहुत गुस्से में है। इस राहुल ने तो हमारे खानदान की नाक कटवा दी। लेकिन इसमें राहुल की क्या गलती है? सारी गलती इस सड़क छाप लड़की की है। इसी ने राहुल को अपने प्यार के जाल में फंसाया। अगर राहुल इसे अपनी मर्जी से लाया है तो जैसे चाहे रहे, लेकिन घर के लोगों से इसका रिश्ता नहीं रहेगा। इसे ऊपर वाला कमरा दे दो, वहीं रहे ये। राहुल, सुना तुमने पापा जी ने क्या कहा? अब ले जाओ इस भीख मंगी को यहां से। प्रीति सब कुछ सुन रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे। राहुल उसका हाथ पकड़कर चुपचाप ऊपर वाले कमरे की ओर जाने लगता है और उसे बेड पर बिठाकर समझाता है, सॉरी प्रीति,
आज मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ा। दरअसल अभी सब मुझसे नाराज है, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं राहुल, मैं समझती हूँ। आप बस अपने बिजनेस पर ध्यान दो, घर की चिंता छोड़ दो। थैंक यू यार, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतनी समझदार पत्नी मिली। उधर रोमा को घर में सब महारानी कहते थे, लेकिन उसके मुंह के पीछे असल में वो अपने रौब और अक्कड़ के लिए जानी जाती थी। वो ना किसी से ठीक से बात करती, ना खुद कोई काम करती, बस हर वक्त सोफे पर बैठी सारे नौकरों को हुक्म देती रहती। रामू और कमला तो उसके नाम से कांपते थे। कमला, ये कैसे झाड़ू लगाई है तूने? आंख फूट गई है क्या तेरी? ते कितने धुलैया? माफ करना मेम साहब, अभी फिर से कर देती है। और रामू, ये पानी में क्या गटर का पानी मिला लाया है? कितना गंदा है ये, घिन आ रही है मुझे इससे। जा दोबारा लेकर आ। माफ कर दीजिए मेम साहब, आपसे ध्यान रखूंगा। ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, कोई एहसान नहीं कर रहे हो मुझ पर। घर के बाकी लोग रोमा की इस बदतमीजी से परेशान थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि विनय रोमा को हर बार सपोर्ट करता था। पर इसी वजह से रोमा की हेकड़ी 7वें आसमान पर होती है। लेकिन घर की नई बहू प्रीति, उसकी तो सोच ही अलग थी। देखो राहुल, मुझे भी पता है अभी सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है। प्रीति, मुझे डर लगता है तुम्हारे लिए। ये घर, ऐसा माहौल, सब कुछ। डरने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ ये कुछ दिनों की बात है। मैं हर चीज को समझूंगी, सीखूंगी और सबको अपना बना लूंगी। तुम इतनी स्ट्रांग कैसे हो यार? क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तुम बस जाकर अपनी मीटिंग देखो, यहाँ का सब मुझ पर छोड़ दो। एक दिन रोमा घर से बाहर शॉपिंग करने गई थी और उधर दोपहर के वक्त घर में सब भूखे बैठे थे। किचन अब तक खाली पड़ा था। कमला और रामू तो डर के मारे जैसे आग में तवे की तरह सिक रहे थे। रामू, अगर खाना नहीं बना तो मेम साहब हमको नौकरी से निकाल देगी और सजा देंगी सो अलग। अरे तो मैं क्या करूं, मुझे तो आलू तक उबालना नहीं आता। तू जाकर कुछ करना। अरे मैं क्या करेगी, जादू नहीं है मेरे पास कि चुटकी बजाते खाना बन जाएगा। क्या हुआ कमला? देखो ना मेम साहब, अभी तक खाना नहीं बना है, सब भूखे हैं। और रोमा मेम साहब अब तक बाहर से आई नहीं है। आप लोग चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस थोड़ा हाथ बटा देना। सच में? आपको खाना बनाना आता है? हाँ, चलो मेरे साथ। प्रीति ने बिना देर की किचन संभाल लिया। उसने फटाफट दाल, पनीर की सब्जी, पुलाव, रोटी और सलाद बना डाली। खाना इतना स्वादिष्ट था कि जब सबने खाया तो उनकी आंखें चमक उठी। वाह, आज तो खाना लाजवाब है। रोमा ने बनाया है? हाँ पापा, लगता तो वैसा ही है। बहुत बढ़िया, रोमा ने आज कमाल कर दिया। थैंक यू पापा जी, आपकी तारीफ ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। वाह, ये तो पूरा क्रेडिट खुद ले गई, बेशर्म कहीं की। गोपाल खाना खाकर बहुत खुश हुआ और अपने कमरे में चला गया, लेकिन प्रीति चुपचाप सबकी प्लेट समेटने लगी। ये देखते ही रोमा का गुस्सा उबल उठा। वो वहां तेजी से आई और चिल्लाकर बोली, ओए सुन भीख मांगने वाली। जी भाभी। तेरी किस्मत अच्छी थी जो इस घर में आ गई, वरना तेरी औकात ही क्या है? तू तो इस घर में नौकर बनने की भी लायक नहीं है। भाभी, मैंने कुछ किया है क्या? तुझे काम करने की बड़ी जल्दी रहती है ना। खाना बना के क्या साबित करना चाहती थी? महारानी बनना चाहती थी। मैंने तो बस मदद की थी, सब भूखे थे इसलिए। मदद? सड़क छाप। तेरी औकात क्या है इस घर में? हम खानदानी लोग हैं, तू राहुल से भीख मांग के आई है ना इस घर में। याद रख, इस घर में जो मेरी मर्जी होगी वही चलेगा। रोमा, बस करो। ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? नौकर देख रहा है ना। मम्मी जी, आप बीच में मत आइए, मैं देख लूंगी इसे। और इसकी औकात तो नौकर बनने की भी नहीं है, जो आप इसकी बेइज्जती की सोच रही हैं। रोमा की चीख पुकार से राहुल अपने कमरे से बाहर आया। उसने जब प्रीति को रोते हुए देखा तो उसका खून खौल उठा। वो रोमा से बोला, भाभी बस कीजिए, बहुत हो गया। तू बीच में मत आ राहुल। ये तेरी बीवी है या नौकर? मुझे मत सिखा। आप मेरी बीवी को इस तरह नहीं बोल सकती भाभी। क्यों? तू अब इसके लिए मुझसे लड़ाई करेगा? नहीं भाभी, लेकिन मैं प्रीति को इस हाल में नहीं देख सकता। तो ले जा इसे यहाँ से, बहुत एहसान कर रही है सब पे। बेवकूफ कहीं की। चलो प्रीति। मैंने कुछ गलत नहीं किया प्रिया। अब रोमा अपने घमंड की आग में और भी जलने लगी थी और राहुल प्रीति को अपने साथ कमरे में ले गया। कमरे में पहुंचती ही प्रीति जोर जोर से रोने लगी। राहुल प्रीति की यह हालत देखकर परेशान हो जाता है। प्रीति चुप हो जाओ, वैसे मत रो प्लीज। बताओ क्या हुआ? राहुल, हर बार रोमा भाभी बेवजह ताना मारती है। मैं कुछ भी करूं तो बेवजह गलती निकालती है। देखो प्रीति, तुमने तो बस मदद करनी चाहिए थी ना। हर घर में शुरू में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है,
लेकिन तुम जैसे समझदार लड़की ऐसे रोएगी तो कैसे चलेगा? राहुल, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए खुद को साबित करने का, और वो मैं करूंगी। मुझे तुम पर गर्व है, और हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर। राहुल की बात सुनकर प्रीति मुस्कुराई और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अगले दिन दोपहर के समय गोपाल के ऑफिस के 3 क्लाइंट अचानक एक जरूरी फाइल लेने घर आ जाते हैं। उस समय घर पर कोई नहीं होता, केवल प्रीति और नौकर होते हैं। हमें गोपाल जी ने एक फाइल के लिए भेजा है, क्या आप दे सकती हैं? जरूर सर, आप अंदर आइए, मैं अभी फाइल लेकर आती हूँ, आप यहाँ बैठिए। क्लाइंट ड्राइंग रूम में बैठकर आपस में ही पैकेजिंग कॉस्ट के बारे में बातें करने लगते हैं। प्रीति तुरंत स्टडी रूम में जाती है और फाइल निकाल कर ले आती है। ये रही वो फाइल। और आप क्या पीना चाहेंगी, चाय या कॉफी? आप कौन है? पहले आपको कभी यहाँ देखा नहीं। मैं प्रीति, गोपाल जी की छोटी बेटी की वाइफ हूँ। ओह मैम, आई एम सॉरी, हमको पता नहीं था। कोई बात नहीं, आपने बताया नहीं। चाय या कॉफी क्या लेंगे आप लोग? अब तो बहुत प्रोफेशनल लग रही हैं। जी हाँ, मैं कॉमर्स में पढ़ी हूँ तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। वैसे आपने पैकेजिंग कॉस्ट की बात की थी ना? यस मैम, उसका ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अच्छा, वैसे क्या आपने बायोडिग्रेडेबल लोकल रैप्स का इस्तेमाल करने पर सोचा? वो सस्ते होते हैं और आजकल ट्रेंडिंग में भी है। और वाह, ये तो सच में अच्छा आइडिया है। हम गोपाल सर से जरूर इस बात पर बात करेंगे। थैंक यू मैम। तीनों ऑफिस जाते हैं तो गोपाल से कहते हैं, सर, आपकी छोटी बहू तो बहुत ही समझदार और होशियार है। उन्होंने हमें जिस तरह से वेलकम किया और आइडिया दिया, हम बहुत इम्प्रेस हो गए। ये सुनकर गोपाल चौंक जाता है, लेकिन वो प्रीति के दिमाग के बारे में सोचकर मुस्कुराता है। थोड़ी देर बाद, ओके जेंटलमैन, मीटिंग ओवर। एंड यस, वो बायोडिग्रेडेबल लोकल रैप्स का यूज कर लेना, वो सही चॉइस है। ओके सर। अब कुछ दिन बाद घर में एक बड़ी पार्टी होती है। गोपाल ने विनय से पहले ही कहा था कि पार्टी के लिए महंगी शराब का इंतजाम कर ले, लेकिन विनय भूल जाता है। फिर रोमा कुछ पुरानी बोतलें सजाकर सबके सामने रख देती है, जो दिखने में तो महंगी लगती है पर एक्सपायर हो चुकी थी। बेबी, आप टेंशन ना लो, मैंने बोतलें किचन में मंगा कर रख दी थी। थैंक्स बेबी, तुमने मुझे पापा की डांट से बचा लिया। जब प्रीति किचन में जाती है और उसकी नजर उन बोतलों पर पड़ती है, वो डेट चेक करती है और चौंक जाती है। हे भगवान, ये तो एक्सपायरी डेट की शराब है। अगर किसी ने पी ली तो बहुत नुकसान हो सकता है। मुझे ये बदलनी पड़ेगी। वो तुरंत एक्शन लेती है। रामू और कमला को बुलाती है। रामू, जल्दी से ये सारी बोतलें हटा दो, और कमला, तुम नई ब्रांडेड बोतलें मंगवाओ, एकदम अच्छी क्वालिटी की। मैं नहीं चाहती कि किसी की तबीयत खराब हो, जल्दी करो। जी मैम, सब अभी करता हूँ। प्रीति ने जल्दी ही सब संभाल लिया और नई बोतलें भी आ जाती हैं और पार्टी एंजॉयमेंट के साथ सही से चलती रहती है। सारे मेहमान बोतलों की चॉइस देखकर बहुत खुश होते हैं। वाह गोपाल जी, क्या ब्रांड चुना है आपने, मजा आ गया। आपकी चॉइस तो सच में यूनिक है, शानदार इंतजाम किया है। रोमा मुस्कुरा रही थी, मानो ये सब उसकी तारीफ हो। लेकिन तभी रामू और कमला धीरे से गोपाल के पास जाते हैं। सब ये सब प्रीति बहू ने किया है। पुरानी शराब एक्सपायरी वाली थी, उन्होंने चेक करके सब बदलवा दी, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती आज। गोपाल कुछ पल के लिए चुप रहता है और सोचता है आज प्रीति की वजह से उसकी इज्जत मिट्टी में मिलने से बच गई। ठीक है, तुम लोग अपना काम करो जाकर। पार्टी खत्म होने के बाद जब रात को गोपाल अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, वो प्रीति के सारे काम याद करने लगा। बिजनेस मीटिंग की फाइल, बायोडिग्रेडेबल लोकल रैप्स का आइडिया, क्लाइंट को इम्प्रेस करना और आज शराब के मामले में घर की इज्जत बचाना। धीरे धीरे उसके मन में प्रीति की एक पॉजिटिव इमेज बनने लगती है। प्रीति वाकई में समझदार लड़की है और उसका दिल भी साफ है। इतनी बार उसने मेरी मदद की और मैंने कभी उसकी तारीफ नहीं की, उल्टा मैं तो उसे सुनाता रहा। अगले दिन शाम को पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा था। रोमा हमेशा की तरह रौब झाड़ रही थी। वो बार बार कमला और रामू को हुक्म देती जा रही थी। रामू, जा जल्दी से दाल लेकर आ, और हाँ, सलाद भी जल्दी ला। और कमला, तू ये क्या मटक मटक की चल रही है, जल्दी कर। जी मैम साहब। अब तू खाली मत बैठ, सबको पानी सर्व कर जल्दी। कमला हड़बड़ी में दौड़ते हुए फिसल गई और जोर से गिर पड़ी। सारे घर वाले उसके धड़ाम से गिरने पर घबरा गए। मेरे कमर मर गई रे, बहुत दर्द हो रहा है। ये देखकर प्रीति सबसे पहले भागी। उसने कमला को उठाया और तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स ले आई और उसके घाव को साफ करके उस पर पट्टी बांधी और फिर खुद ही सबको खाना सर्व करने लगी।
नाटक करने में तो माहिर है तू। जब देखो तब मासूम बनकर सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहती है, सड़क छाप। ये सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी गोपाल अचानक कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। बस करो रोमा, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पूरा घर सन्न रह गया। रोमा को जैसे करंट लग गया। उसने पहली बार गोपाल को इतने गुस्से में देखा था। प्रीति बेटा, तुमने हर बार इस घर की इज्जत बचाई है। आज से तुम इस घर की बहू हो। मैं पूरे हक के साथ तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। आज आपने मेरे दिल की बात बोल दी। ये सुनकर प्रीति की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। कमरे में एक अलग ही माहौल बन गया। सब ये देखकर चौंक रहे थे। पापा जी, आप मेरे पापा जैसे हैं। मैं आपसे नाराज नहीं हूं। थैंक यू पापा, आज आपने मेरी पसंद को एक्सेप्ट कर लिया। अब चलो सब मिलकर खाना खाओ। और हाँ, मेरी प्रीति बहू ने सर्व किया है, सब उसकी तारीफ जरूर करना। घर में सब खुश थे, लेकिन ये देखकर रोमा चुपचाप अपना खाना खाने बैठ गई। उसको तो सदमा सा लग गया था।